जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बदलते दौर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त दानिश महाजन। डिस्कशन सेगमेंट में मैं हूं अपने पैनलिस्ट के साथ बिल्कुल तैयार और टॉपिक है प्रेशर ग्रुप। इस पर बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले आज की हेडलाइंस। गुड़गांव की एग्जीक्यूटिव ने 11 लोगों ने दिया इस्तीफा और 250 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल काफी नाराज। शिवसेना का एक और ड्रामा। इंदिरा गांधी कला केंद्र पर रोका पाकिस्तानी सूफी सिंगरों को। कई लोगों की प्रतिक्रिया। बीजेपी के लिए दिन नहीं है ठीक। राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक पहले हुए बीजेपी में दाखिल, शाम को किया सस्पेंड। और 2020 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। वेस्ट इंडीज ने भारत को दिया 130 रन का टारगेट और विश्वनाथ आनंद कर रहे हैं लीड, हराया टोपालाव को। तो जी हाँ दोस्तों, सभी का स्वागत है। लेट मी इंट्रोड्यूस द पैनलिस्ट टुडे। I have got Dr. Sareen sir from the Satyavati College. She is a professor of political science, as well as he was in the Lok Sabha channel last week in the discussion Tainted and Painted Leader. I have got Dr. Ved Prakash Sharma from Delhi. He is a music teacher in Delhi. I have got Dr. Girish from Dehradun. He is a professor of history. I have got now a special person today. She is joining us, in the discussion. She's Preeti Monga, very familiar name to all. Welcome. I welcome all of you. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you sir. तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेशर ग्रुप को लेकर है। क्या प्रेशर ग्रुप होना चाहिए, उसके क्या किस तरह हम प्रेशर ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, इन सभी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ये पैनलिस्ट है। तो आज की चर्चा को मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। डॉक्टर सरीन से सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्टर सरीन जी, मैं जानना चाहूंगा कि प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, प्रेशर ग्रुप की हिस्ट्री क्या है, क्या प्रेशर ग्रुप के बिना ही हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं? देखिए, प्रेशर ग्रुप जिसको हम हिंदी में दबाव समूह कहते हैं, वो निश्चित तौर पे राजनीति में सीधे सीधे एक डेमोक्रेटिक भागीदारी का हिस्सा नहीं है। वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो पावर में नहीं आएगा, वो अपनी जो भी मांगे मनानी होगी दबाव समूह के रूप में मनाएगा। एक सोच ये भी है, जो चर्चा में कहीं कहीं पढ़ रहा हूं, कि प्रेशर ग्रुप डिसेबिलिटी एज सच का है नहीं। मैं इस बात से मुत्तफिक बिल्कुल नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि कुछ लोग, जो कुछ दृष्टिबाधित लोगों ने 1969 से लेकर अब कम से कम 1994-95 तक किया, उसे कुछ लोग ह्यू एंड क्राई का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैंने ऐसी थीसिस पढ़ी है जिसमें कहा गया वो तो इकलौते थे, उनकी कुछ छोटी मोटी मांगे थी, उसके चिल्लाते रहे, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि कम से कम 1969 से एक सांगठनिक रूप में जब केरला फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अस्तित्व में आई, तब से आज तक केरला फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड तक, और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से नेशनल यूथ एसोसिएशन तक, या नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड तक, और कुछ सीमा तक ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन तक, एक दबाव समूह के रूप में काम किया गया। मुद्दा जरूर है कि वहां दृष्टिबाधित था, संपूर्ण विकलांग नहीं थे। अब इस पर डिबेट भी हो सकती है, संपूर्ण विकलांग क्यों नहीं, दृष्टिबाधित क्यों, उस पर मेरी बिल्कुल डिफरेंट राय है। वो मैं उसको इसलिए ज्यादा नहीं विस्तार पर जाऊंगा, वो एक लंबा डिस्कशन है, उसके लिए
मुझे समझ आता है कि अलग ढंग से बात की जानी चाहिए। जी प्रीति मोंगा जी, मैं इनवाइट करता हूं आपको इस डिस्कशन में, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि प्रेशर ग्रुप जी। हमें चाहिए, और किन कारणों के लिए चाहिए? कुछ कारण आप बताएंगे? देखिए, प्रेशर ग्रुप बिल्कुल होना चाहिए। एक तो हम लोग जितने दृष्टिबाधित हैं और विकलांग भी हैं, हम लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। वो कई उसकी इश्यूज हैं, क्योंकि हम लोग नजर नहीं आते हैं बाहर पब्लिक में, तो लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को सबको लगता है कि हम है ही नहीं। और दूसरी बात है, जो हम नजर आते हैं, हम पॉजिटिव व्यू में और कैपेबिलिटी की तरफ से नजर नहीं आते हैं, और इसलिए उन्हें लगता है हम वोट बैंक नहीं है, हम कस्टमर्स नहीं हैं, तो इस वजह से हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरा ये विचार है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कोई भी तरीके से हमें नजर आना चाहिए। हमें वहां एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे जगह हमें बनानी होगी, क्योंकि कोई भी हमें अपनी जगह देगा नहीं, कोई हमें इनवाइट नहीं करेगा, तो हमें इसको खुद ही आगे लेके जाना होगा। और वो शायद प्रेशर ग्रुप एक तरीका है। और मेरा मानना एक और है कि प्रेशर ग्रुप में ना कि सिर्फ दृष्टिबाधित हों, इसमें हमारे जितने भी नॉन डिसेबल्ड को भी हमें अपने साथ लेना होगा, ताकि हमारी बात, क्योंकि हम नॉन डिसेबल परिवारों में से ही उभर के निकले हैं, तो आई थिंक ये एक इतना बड़ा फिर ग्रुप बन जाएगा ताकि हम लोग फिर इग्नोर नहीं होंगे। जब भी कभी पॉलिसी बनेगी या कोई भी बात होगी, तो हमें इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। जी मैम। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा, किस तरीके प्रेशर ग्रुप हम थे हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रॉपर समय बने सभी डिसेबल कैटेगरीज? जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं सरीन साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि प्रेशर ग्रुप्स शुरू से ही, जब हम कोई एनजीओ बनाते हैं तो उसका कई उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपनी न्यायपूर्ण मांगों के लिए सरकार पर दबाव डाल सकें। तो जब भी हम कोई एनजीओ बनाते हैं तो वो भी बेसिकली एक टूल होता है प्रेशर पैदा करने के लिए, और वो टूल काम करता है धरने के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, हड़तालों के द्वारा, और तरह तरह के जो संविधान सम्मत तरीके हैं उनसे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अब इसी तरह का, लेकिन दो किस्म के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, एक सोशल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स तो थोड़ा दूर की बात है अभी, लेकिन हाँ, हम सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे तैयार करना चाहते हैं जो न्यूज मीडिया में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, और सरकार के जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं उस हर लेवल पे जाकर हमारी न्याय सम्मत मांगों को वहां तक एटलीस्ट पहुंचा सके, और उनको ना मानने पर सरकार को ये भय हो कि बहुत सारे वोट्स, बहुत सारे उसको राजनीतिक रूप से बहुत सारा नुकसान होगा। वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन सरकार के मन में एक भय होना चाहिए कि अगर ये न्याय सम्मत मांग नहीं मानी जाएगी तो इसके परिणाम कुछ भयंकर हो सकते हैं। तभी प्रेशर, जितना विश्वास हम सरकार को दिला पाएंगे कि हमारी शक्ति ज्यादा है, उतना ही ताकतवर हमारा प्रेशर ग्रुप होगा। अब इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अलग अलग डिसेबिलिटी ग्रुप्स के अलग अलग मकसद होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग मांगे होती हैं, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी का नेचर अलग अलग है, इसलिए जरूरतें अलग अलग हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं, इसलिए डिमांड्स अलग हैं। तो उनको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, और काफी हद तक कभी कभी अलायंसेस बनाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म अलायंसेस नहीं रह पाए हैं। मतलब वो जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाया है।
तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसकी कोशिश नहीं होनी चाहिए, कोशिश जरूर होनी चाहिए इंटीग्रेशन की डिफरेंट डिसेबिलिटी ग्रुप्स में, लेकिन अगर वो ना हो पाए तो भी हमें अपने डिसेबल्ड ग्रुप को एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे अलग अलग लेवल्स पे तैयार किया जाना चाहिए, सोशल लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी। पॉलिटिकल लेवल पे हम तैयार कर सकते हैं डिफरेंट लीडर्स के साथ एक रैपो बनाकर, डिफरेंट लोकल लीडर्स के साथ एक किस्म का रैपो बनाकर, उनके साथ एक छोटी बड़ी जान पहचान बनाकर, और सोशल प्रेशर हम तैयार कर सकते हैं। मॉरल जो सरकार का एक होता है कि मॉरली सरकार गलत है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे नजर आना चाहिए जब सरकार कुछ गलत काम करती है हमारे अगेंस्ट। हम उसके लिए फेसबुक, ट्विटर और ऐसी चीजों, जब सरकारें ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल हमें स्किलफुली करके कम साधनों के साथ भी हम एक प्रेशर ग्रुप तैयार कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। एक दो पैनलिस्ट की आई थिंक कॉल कट गई है, मैं नेट द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी गिरीश सर आप हमारे साथ हैं? आई थिंक गिरीश सर की कॉल कट गई। तो डॉक्टर सरीन जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा किस तरीके के, इन्होंने अभी बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने कि हमें सोशल या पॉलिटिकल ग्रुप थोड़ा सा बनाना मुश्किल है प्रेशर ग्रुप। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम बात कर रहे हैं ऑल डिसेबल कैटेगरीज की, क्या सभी के बीच में ये समन्वय बनाना क्या एक ये डिसेबिलिटी बायस क्रिएट नहीं करेगा? ये दानिश आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में थोड़ा। जी गिरीश सर वेलकम। चलो मैं आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दें। नहीं प्लीज गो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया था क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा सिग्नल ब्रेकडाउन हुआ था, तो मैं बीच में थोड़ा पिक नहीं कर पाया। सॉरी आप कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया था, सिग्नल पिक नहीं कर पाया तो मैं रिकनेक्ट हुआ। जी नो प्रॉब्लम। मेरा सवाल ये है डॉक्टर गिरीश जी कि मैं अभी डॉक्टर वेदप्रकाश ने बताया कि अभी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोशल ग्रुप हम बना सकते हैं। तो किस आपका क्या मानना है कि इफेक्टिव क्या होगा, सोशल प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप? मैं दानिश अभी विकास जी का अनफॉर्चुनेटली नहीं सुन पाया, पर मैं पीटी को सुना मैंने, और मेरे मित्र मेरे वरिष्ठ डॉक्टर को सुना। और क्योंकि मैं इतिहास हूँ तो एक ऐतिहासिक बात करना चाहूंगा इस फोरम पर। हम बात कर रहे हैं सोशल ग्रुप की, हम बात कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप की। हम क्यों ना एक कदम आगे जाके एक ऐसा सपना बुने कि हम एक राजनीतिक दल ही क्यों ना खड़ा कर दें जो कि भारत में जितने भी विकलांग हैं, चाहे वो भी जितने फिजिकली, जिसमें वो नेत्रहीन भी हों और अन्य प्रकार की फिजिकली विकलांगता से ग्रस्त हो, उनकी एक वॉइस हर्ड की जा सकती है। जब केजरीवाल एक में हम पार्टी खड़ी कर सकते तो हम क्यों नहीं? तो अभी ये एक हास्यास्पद कुछ लोगों को लगेगा, परंतु और ये हमारा उसके हमारा एक एजेंडा होगा, ना केवल हम विकलांगों के लिए परंतु समाज में जो एक लोगों को मुख्यधारा से जुड़े नहीं है। पहले तो विकलांगों के लिए करेंगे कार्य, परंतु अन्य कारणों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो मुख्यधारा से जुड़ेंगे और उनके राइट्स और एक मानववादी दृष्टिकोण के साथ चलेंगे। हाँ, ये मुश्किल है पर असंभव नहीं है। बिल्कुल। जी सर कंटिन्यू। क्योंकि हम एक वोट बैंक की राजनीति से तंग आ गए। आज हम देखिए वोट बैंक नहीं है इसलिए हम डिस्क्रिमिनेट होते हैं। आज हम पर लाठीचार्ज होता है तो मानव अधिकार जो है चुप होता है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द वीमेन ऑफ दिस नेशन, आज महिला उत्पीड़न होता है जो कि मैं उसको कंडेम करता हूँ अटमोस्ट कंडेमिनेशन, लेकिन तब महिला आयोग बोल देता है, या कोई और किसी जाति विशेष में होता है तो वहां का आयोग बोलता है। परंतु विकलांगों पे इतना लाठीचार्ज हुआ, चाहे मुद्दा जो भी हो, लेकिन उनके साथ मान तो कोई ह्यूमन राइट्स नहीं बोला, कोई पॉलिटिकल चैनल पार्टीज नहीं उठाया, तो क्या हम वोट बैंक नहीं है? तो ठीक है, फिर हम वोट बैंक बन के ही इस देश की दिशा और दशा को डायरेक्ट करेंगे। ये हमारा चैलेंज है इस देश के लोगों के साथ जो हमें वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक नहीं समझते। जी बिल्कुल। डॉक्टर सरीन जी है हमारे साथ? हाँ बिल्कुल हूँ जी। डॉक्टर सरीन जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बहुत अभी तक तो ब्लाइंड कोई भी छोटे लेवल, आई थिंक एक दो सरपंच हैं गुजरात में, उसके अलावा बहुत कम संख्या में हम हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, किसी भी पार्टी में हमें इग्नोर किया जाता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आज प्रेशर ग्रुप की, तो हम डिसेबल प्रेशर ग्रुप की जब बात आती है तो मैं बाकी ब्लाइंड के अलावा जो बाकी डिसेबल है बहुत जगह काम चल रहा है, लेकिन वो इतना हाईलाइटेड नहीं है। तो ये कितना मुश्किल है इन दोनों के बीच में
एक संबंध क्रिएट करना, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, जबकि ब्लाइंड ही पूरे स्कैटर्ड है। देखिए, मेरे विश्लेषण से कोई बुरा न माने, मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की कोशिश करता हूँ। मैं लगभग पिछले 30 साल से कम या ज्यादा मात्रा में अलग अलग आंदोलनों से जुड़ा रहा हूँ। मैंने वो आंदोलन भी देखे जहां विकलांगों को इकट्ठा मिलाकर आप चंडीगढ़ में एक रैली करते हैं। मुझे वो रैली आज भी याद है। ब्लाइंड के एक एडवांटेज है, सामने पुलिस का रास्ता है या नहीं वो दिख नहीं रहा है, तो ब्लाइंड हिम्मत करके उसे क्रॉस भी कर जाएगा, पुलिस को फेस भी कर देगा। लेकिन जिनको खुली आंखों से दिख रहा है, दे ऑल रन अवे। कमिटमेंट कहीं गायब है। कमिटमेंट इससे नहीं आ रहा मैं कितना विकलांग हूं, कौन सा विकलांग हूं, कैसा विकलांग हूं, पर ये एक सच्चाई कि जो चीज नहीं दिख रही उसका सामना करना और जो चीज दिख रही है उसका सामना करना, दोनों में बगैर कमिटमेंट के होने वाला नहीं है। तो मेरा बहुत सामान्य सा सवाल है कि अगर जावेद आबिदी एक आंदोलन करता है और बाई चांस उसी समय पीडब्ल्यूडी एक्ट आ जाता है, तो हम कहते हैं साहब दूसरे विकलांगों के चलते पीडब्ल्यूडी एक्ट आया। वो जो 1980 से एक्ट की चर्चा कर रहे थे, इतिहास से दरकिनार कैसे कर ले जाए। तो मेरा दृढ़ मानना यह है कि हम बहुत समन्वय की बात करें, हमें समन्वय बिना कंट्राडिक्शन को स्वीकारें। जो कोई ये भी कह सकता है कि मैं टोटली लेफ्टिस्ट हूं, तो ये बात कह रहा हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रिंसिपल दिया था जिससे मैं कांग्रेस के साथ आजादी से पहले अपने आप को जोड़ा था। वो कंसेप्ट था यूनिटी एंड स्ट्रगल। और जिस दिन हम यूनिटी फॉर द सेक ऑफ यूनिटी और यूनिटी इन एसेंशिया या यूनिटी इन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं खुद को मार के करेंगे। और खुद को मारना कितना सही है, कहां तक सही है, उस पर आप सब लोग जानकार हैं। आप बात जी। प्रीति मोंगा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्रेशर ग्रुप हम बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वो एनजीओ के साथ मिलके या एनजीओ फ्री प्रेशर ग्रुप हो? अगर किसी एनजीओ के साथ हम बनाते हैं तो उनकी ट्रांसपेरेंसी की कौन खबर लेगा या कौन उस पर ध्यान रखेगा? क्या गारंटी? जी देखिए, ये जो प्रेशर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ये हमें किसी बंधन के या किसी बैरियर्स के को रखते हुए नहीं करना चाहिए कि खाली एनजीओ हो या ओपन हो इसको, क्योंकि यदि हमें एक बहुत बड़ा एक प्रेशर ग्रुप बनाना है जिसका कोई सच में बेनिफिट हो, जिसका कोई मतलब जो अपना काम करने में समर्थ हो, जहां हम लोग नजर आए, हमारी प्रेजेंस महसूस हो पॉलिटिकल पार्टीज को और पब्लिक को, तो आई थिंक ये बहुत ओपन हमें लेके चलना होगा। और एक जो कमिटमेंट की सरीन साहब ने बात करी है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसी की है कि अपने आप को अब मैं को पीछे रख के और ये इस प्रेशर ग्रुप को सामने रख के और वो कमिटमेंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल खुले दिल से, खुले दिमाग से इसको इकट्ठा होंगे, तो ही जाके ये कहीं पहुंचेगा। क्योंकि और लोगों में भी, जितने नॉन डिसेबल्ड भी हैं, उनमें भी अलग किस्म के लोग हैं, वरना पर कहीं ना कहीं अनुशासन बनता है, कमिटमेंट बनती है, वो किन्हीं भी कारणों से बने। तो कमिटमेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और कुछ कमिटेड लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक एक करके हम लोग एनजीओज को भी और ओपन जो लोग एनजीओज के साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं उनको भी लेके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन हाँ एक चैलेंज है। जी, तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो इन्होंने कहा कि एक चैलेंज है, हम बेस्ट वे क्या है कि हम जो सारे स्कैटर्ड हैं हमारे ब्लाइंड, और बहुत कंपटीशन है आजकल एक का दूसरे से, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जब से मैं रेडियो उड़ान पे काम कर रहा हूँ, मैंने वो लोगों से बात की इंडिविजुअली, उसमें जो लोग हमारे ब्लाइंड काम कर रहे हैं वो उनसे भी खुश नहीं है और जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी खुश नहीं है। तो इस चीज को हम कैसे अवॉइड कर रहे हैं, और ये स्कैटर्ड हैं जो लोग, इनको कैसे इकट्ठा करें?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आदर्श स्थिति तो यही है कि जितने ज्यादा लोग हमारे इस प्रेशर ग्रुप में शामिल हो सकें, या सरकार को एटलीस्ट लगे कि बहुत ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं, उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा। तो आदर्श स्थिति यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी भी बहाने से, किसी भी चालाकी से, या सच बोलकर, झूठ बोलकर, कैसे भी हम उसमें शामिल करें और उन्हें कमिटेड बनाएं। ठीक है, तो पहली बात तो, आदर्श बात तो यही है कि सारे डिसेबल्ड इसमें शामिल हों। अब बात ये होती है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए हम चाय की एक कैंटीन खोलने की मांग कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो बहुत तेज पत्ती वाली चाय पीना चाहते हैं, कुछ लोग हैं मसाले वाली चाय पीना चाहते हैं, कुछ लोग हैं नींबू वाली चाय पीना चाहते हैं, लेकिन कॉमन आ जाती है कि चाय। तो हम उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं कि भाई चाय की पहले कैंटीन खुल जाए, फिर डिफरेंट किस्म की चाय की बात हम बाद में कर लेंगे। यही काम पॉलिटिक्स करती है। मतलब पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या? बहुत सारे अलग अलग डाइवर्जेंट व्यूज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, सुझावों को एकोमोडेट कर लेना, यही पॉलिटिक्स हो जाए। हालांकि ये काम मैंने पहले ही कहा कि, लेकिन इसे करना पहले तो हमें अपने जो मेलिंग लिस्ट हैं, इनके व्यूज जो बड़ा नेगेटिव हो गया है, काफी मैं देखता हूं कि नेगेटिवली हम ज्यादा सोचते हैं, पैसिमिस्ट से होते जा रहे हैं। तो वो पैसिमिज्म को खत्म करना पड़ेगा और एक किस्म का ये आशावाद, जब शायद हम बहुत सारे व्यूज साथ ला पाएंगे। ये बात हमेशा रहेगी कि हर आदमी, हर डिसेबल्ड ग्रुप अपने जो स्पेसिफिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करवाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन कुछ कॉमन टारगेट्स भी हो सकते हैं। टारगेट्स को हम साथ लेकर चलें। प्रेशर जो स्पेसिफिक हमारी डिमांड्स हैं, वो जो हमारी एनजीओ नहीं है, वो अलग अलग पूरा करेंगी, क्योंकि एनजीओज होंगी। वो एनजीओज के साथ काम करना बना सकती हैं जो प्रेशर ग्रुप तो अलग अलग हैं, जो अलग अलग डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करती रहें, और उनका एक अम्ब्रेला ग्रुप तैयार हो जाए, बन जाए, जो कुछ कॉमन ग्राउंड्स को लेकर काम करे। तो मेरे को लगता है ये बात आगे चलकर सक्सेसफुल हो सकती है। आएंगी, लेकिन उम्मीद एक बनती हो सकता है। जी, वेरी गुड डॉक्टर वेदप्रकाश जी। अब मैं एक बात करूंगा कि डॉक्टर सरीन जी से, कि एक ये से एवरीथिंग के प्लेटफॉर्म पर ये डिस्कशन चली थी और डॉक्टर वेदप्रकाश जी ने ये चर्चा को शुरू किया था। मैं यहाँ पर लिसनर्स को बताऊं तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 17 के बारे में बात चल रही थी। आर्टिकल मेरी ज्यादा नॉलेज नहीं ट्यूशन को लेके, वो अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग है और वो भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो डॉक्टर सरीन जी, आर्टिकल 15 के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन में हम जा सकते हैं, जो आर्टिकल 16 में जा सकते हैं, या आर्टिकल 17 ही उसका बेस्ट वे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हालांकि मैं संविधानविद नहीं हूं, लेकिन क्योंकि कुछ लंबे समय से राजनीति कोशिश करता हूं शायद न्याय कर पाऊं। देखिए, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा करता है और डिस्क्रिमिनेशन किन किन ग्राउंड्स पे ना हो उसको एनलिस्ट करता है। अब कई चीजें इस पर लिखी गई जिनमें कहा गया जब आपने एनलिस्ट किया उसमें डिसेबिलिटी को क्यों नहीं जोड़ा गया। कईयों ने यहां तक तर्क दिया जी क्योंकि हमने इसलिए नहीं जोड़ा कि उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी, डिसेबल्ड कोई होती। मेरा बहुत सिंपल सा कहना है कि यदि स्वतंत्रता संग्राम का पूरा समय देखा जाए, चाहे 20वीं सदी में ही समेट लीजिए, 47 साल, उनमें ऐसे अनेकों लोग हैं जो बम फटने से या लाठी लगने से विकलांग हुए। उनकी गणना कहाँ है? जहां तक एक्ट की बात है, 1943 में ऑलरेडी एक एक्ट, इंग्लैंड ब्लाइंड पर्सन्स एक्ट, हमने उन सब की अनदेखी किसी खास कारण से की, अनजाने में नहीं हुई, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। और मैं मानता हूं वो दृढ़ मान्यता आज भी कारगर उसी रूप में दिख रही है, क्योंकि हमें स्कैटर्ड माइनॉरिटी लोग मानते हैं। तो आज मैं बहुत बार सोचता हूं, अगर हम कायदे से 1,19,00,000 लोग हैं तो कहां दिखते हैं? आप जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जिस SMS की, स्काइप की बात कर रहे हैं, उनमें क्या हम 10 लाइन गिना सकते हैं? इस पर सोचा जाना चाहिए। और ये मैं कई बार कहता हूं, मुझे हो सकता है बहुत लोग मुझसे इत्तेफाक न रखें, खाली पत्तियां काटने से समस्या हल होने वाली नहीं है। जड़ की सोच करें, शायद कहीं समस्या हल होगी। और जहां तक आर्टिकल 15, 16, 17 की बात है, 17 तो बिल्कुल लागू होता नहीं। तो वी आर नॉट अनटचेबल। हमें चाहें या ना चाहें, हमें झेलता है, स्वीकार न। जहां तक 16 की बात है, 16 टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसमें स्टेट्स को भी अथॉराइज किया गया कि स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ऑफ कोर्स वह स्टेट्स को फोर्स कर सकते हैं विद इन दी गिवन रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन एक ऐसी चीज है जो वो है आर्टिकल 15। वहां नो डिस्क्रिमिनेशन में अगर हम केवल डिसेबिलिटी और जोड़ देते तो स्थितियां बहुत ज्यादा जानदार हो जाती। मुझे एक और इंसिडेंट याद है, कहीं ये ना समझे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मेरी व्यवस्था है। 1981 में हमने एक तर्क किया था कि अब आर्टिकल 16 में एक जगह लिखा है कि पार्लियामेंट कैन मेक स्पेशल इनेक्टमेंट फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन एज वेल। लेकिन भी इसके लिए नहीं माने, और माने इस शर्त पर कि हम जोड़ेंगे, बट डोंट टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा मेरा भाई, आप दोगे क्या? तो कहीं मैं बिल्कुल साफ मानता हूं, एक्ट जितने मर्जी बनाइए, संविधान में अल्फाज भी जोड़ लीजिए, और जब तक उसकी नीयत क्लियर नहीं है, जब तक आप हमें ह्यूमन रिसोर्स मानना नहीं चाहते, तब तक आप क्या करेंगे, मुझे पूरा डाउट। जी डॉक्टर गिरीश जी, मैं जानना चाहूंगा कि पहली बात तो डॉक्टर सरीन जी के क्वेश्चन से ही मैं क्वेश्चन 2 आपसे पूछूंगा कि क्यों किसी को डिसेबल का याद नहीं रहा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और अब तक एनजीओस के मन में क्यों नहीं आया, जब हम बहुत अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं, स्टडी को लेकर, जॉब्स को लेकर, क्यों कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एनजीओ ने नहीं उठाया कि वहां डिस्क्रिमिनेशन में किया जा सकता है? दानिश जी, मैं उसी बात में लौटूंगा कि हम जो प्रीति ने भी कहा पहले कि ना हम कभी वोट बैंक थे, ना हम वोट बैंक है, और जो इस देश में वोट बैंक नहीं होता उसको डिसीजन मेकिंग क्लास ऑफ दिस नेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी पॉलिटिकल क्लास है वो इग्नोर करती है। कभी भी वो कह देगी कि हमने जान के नहीं किया, डेलिबरेटली करेंगे भी तो कहेंगे हमने डेलिबरेटली नहीं किया, कभी क्लेम नहीं करेंगे हम कभी वोट बैंक रहेंगे। उसका कारण बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सरीन कि वी आर नॉट यूनाइटेड, और हम यूनाइटेड हो भी नहीं सकते, क्योंकि रियलिस्टिक बात बिल्कुल सही है कि अवेयरनेस नहीं है। एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसेबल सोसाइटी जो है वो एक हेल्म्स ऑफ अफेयर पहुंची, एक ऊंची उस तक पहुंची है, परंतु जो वास्तविक जो डिसेबल है, जो इंडिया नहीं भारत में बसते हैं, वो कहाँ एकत्रित है, वो एकत्रित नहीं है। हाँ एनजीओ हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एनजीओ है, पर एनजीओ कितने वोकल हैं वो भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। एनजीओ और एनजीओ की आवाज को कितना सुना जाता है, और कहीं ना कहीं भी ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डिसीजन मेकिंग एनजीओ भी कहीं ना कहीं रिजिड होते हैं, मानते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, परंतु हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए जहां हम डिसीजन मेकिंग क्लास या लेजिस्लेटिव क्लास को कन्विंस कर सके कि हम भी इस देश के उतने ही अहम वोट बैंक है, इतने अहम हिस्से हैं जो कि इस देश की दिशा दशा को प्रभावित कर सकते हैं अपने वोट से। हमें तो ज्यादा एक जैसे कहते हैं कि भिक्षा के रूप में देखा कि ये अधिक दे दिया गया, जबकि हमें उस प्रकार से थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा गया। ये एक बड़ी भारी एक इस देश की विडंबना रही है कि हमें कभी भी मेन स्टेट ऑफ सोसाइटी में नहीं समझा गया। उसका कारण ये रहा है कि हम लोग मैं उसी बात पे लौटूंगा कि हम कहीं ना कहीं प्रभावित वोट बैंक नहीं है इस स्टार्ट में किसी भी राजनीतिक दल के लिए। ठीक है, हम एक डिस्कशन और डिबेट के लिए इम्पोर्टेंट स्पेसिमन की तरह अच्छी तरह यूज किए जा सकते हैं, हमारे पे अच्छे भाषण बोले जा सकते हैं, हमारे अच्छे उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारा धरातल पे सदुपयोग एक वोट बैंक के नाते नहीं हो पाता, क्योंकि हम संगठित नहीं है। इतने तादाद में होने के बावजूद हम संगठित नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम इग्नोरेंट हैं। जी प्रीति मोंगा जी, आप खुद भी एक एनजीओ चलाती हैं और काफी काम करती है डिसेबल को लेके। जी, अभी आरपीडी बिल के खिलाफ हमने संघर्ष किया और हम जीत गए। जी, किसी भी एनजीओ के मन में अभी तक क्यों नहीं आया कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन के आर्टिकल 15 के अंदर हमें जरूरत है अमेंडमेंट की, वाई वी आर नॉट देयर, जबकि हम रिजर्वेशन भी ले रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक हल्का सा जोड़ना चाहूंगा कि ये स्टेप किसको उठाना चाहिए, एनजीओ को या हम सारे इंडिविजुअल तौर पे हम सभी को उठाना चाहिए प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने के लिए? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। जी देखिए, आप जो कह रहे हैं कि किसी एनजीओ के मन में या दिमाग में ये नहीं आया, पहली बात है कि बहुत कम एनजीओज हैं आज की डेट में भी, बहुत कम एनजीओज हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपने ही आप को चलाने के स्ट्रगल में या अपने ही आप को चलाने में लगे रहते हैं। और
वो इतने वो इस दिशा में उनका दिमाग कम जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो एनजीओज हैं, एनजीओज को भी उतना कुछ एनजीओज को है, लेकिन लार्जली जो एनजीओ बॉडीज हैं वो बहुत छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा काम कर रही हैं अपना अपना एरिया में। अगर आप देश को देखें कितना बड़ा देश है, तो उनके लिए ये प्राइम चीज नहीं है एक्सक्यूज मी, उनके लिए ये प्राइम मुद्दा नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे। अब दूसरी बात ये है कि क्यों हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो मैं डॉक्टर सरीन से भी सहमत हूँ, डॉक्टर गिरीश से भी सहमत हूँ कि हम लोग टोटली जो हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, और हमारे अंदर आपस में भी एक कंपटीशन लग गया है, क्योंकि हम बहुत कम लोग हैं जो आज इस लेवल पे हैं जो आप और हम बात कर रहे हैं। जो आम भारत है वो तो शायद 2 रोटी के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है। तो एक ऐसा पावरफुल बॉडी हमें बनाना है जो वो सारी चीजों को, उन सब लोगों को मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उसको इकट्ठा करे और ये आगे चले। बिकॉज ये कुछ ही लोग होते हैं, लीडर कुछ ही होते हैं, और एक पावरफुल लीडर्स हमें चाहिए जो हर तरह के जो डिसेबल्ड लोग हैं और उनको इकट्ठा कर सके। बिकॉज हर डिसेबल्ड आदमी अगर आप अलग अलग देखें, वो बहुत इनसिक्योर महसूस करता है, और जब वो इनसिक्योर महसूस करता है तो वो इतनी दूर तक नहीं सोच सकता। जी जी डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन तो हमें किस तरीके का प्रेशर ग्रुप चाहिए, राइट बेस्ड और नीड बेस्ड, और हाँ। और दूसरी बात ये जानना चाहूंगा कि कहाँ मिस्टेक रही, हम खुद में हमारे अंदर ही मिस्टेक रही कि आज तक हम इस चर्चा नहीं कर पाए उनको कि व्हाई वी आर नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ। जब अभी आरपीडी एक्ट के दौरान है तो अभी भी हमने प्रेस करके अब उस ऑर्डिनेंस को खत्म किया जो हमारे अगेंस्ट था। तो कहाँ चूक हुई, हम सभी के बीच में चूक, और किस तरीके के स्टेप हम ले सकते हैं इसको क्रिएट करने के लिए, किसको लेने चाहिए ये स्टेप? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने, दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। देखिए, एक कांग्रेस में कभी नरम दल होता था और एक गरम दल होता था। हमारी जो एनजीओज भी थी शुरू में नरम दल की तरह से, जो कांग्रेस का नरम दल था उस तरह से काम करती रही। कुछ सफलता हमें मिलनी शुरू हुई जब साथ साथ गरम दल भी आया। आप देखोगे 80s में या 80s से थोड़ा पहले से ही गरम दल एक्टिव होना शुरू हो गया था हमारी एनजीओज में, और वही वक्त था जब हमें काफी सारी फैसिलिटीज और दूसरी चीजों में हमें सफलता मिलनी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। और आज तक जो भी हम अचीव कर पाए हैं वो उसमें संगठनों का बहुत योगदान रहा है, और इन्होंने कहीं ना कहीं एज प्रेशर ग्रुप भी काम किया है। उदाहरण के लिए, जब सरकार को कुछ पॉलिसी बनानी होती है तो पहले इन एनजीओ से शायद 80s से पहले कभी नहीं पूछा जाता होगा, लेकिन अब एनजीओ की राय लेने लगी है सरकार। तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है। हाँ, उम्मीद से बहुत कम सफलता मिली है, और शायद कभी एनजीओज भी बहुत सारे पॉइंट्स नहीं उठा पाई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली जो है धारा 15 या 16 में कुछ चेंज करने वाली बात नहीं उठा पाई। ये अफसोस की बात है। और एनजीओज को हम लोग सब किसी ना किसी एनजीओ के मेंबर होते हैं, तो जब हम प्रेशर ग्रुप फॉर्म करेंगे तो एनजीओज को भी तो प्रेशर में लाएंगे ना कि ये बातें हमारी आपको माननी होंगी, ये बातें हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपको सरकार के आगे रखनी होंगी। असल में एनजीओ तभी सक्सेसफुल हो सकती है ना जब हम लोग उस पे प्रेशर बनाएं। तो हम सिर्फ सरकार पे ही प्रेशर ना बनाएं, इस बात का भी एक ध्यान रखें कि हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव एनजीओज हैं वो सही रास्ते पे चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसका भी पता लगाते रहें। तो इसके लिए हमें सोशली एक्टिव होना पड़ेगा, पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा। सोशल एक्टिव, जो अब प्रॉब्लम की ओर में आता हूं कि 2-3 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो सोशल इंटरेक्शन के लिए एक दूसरे के साथ मिलना जरूरी होता है, और हम एक दूसरे के साथ ना मिल पाने का सबसे बड़ा कारण होता है प्रॉब्लम ऑफ मोबिलिटी और डिस्टेंसेस।
ये दो कारणों से हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते। अभी प्रीति जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम जगह जगह अगर शुरू हो, कई शहरों में अगर शुरू हो, तो हर शहर में एक छोटा सा ग्रुप तो एटलीस्ट बन जाएगा जो आगे चलकर बड़े प्रेशर ग्रुप को बनाने में काम कर सकता है। तो हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एनजीओज में इन बातों को उठाया जा सकता है और आगे की नीतियां एनजीओज के साथ मिलकर मेरे ख्याल से बनाई जा सकती हैं। तो शुरुआत लेकिन हम हर शहर में ऐसे ग्रुप से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिल्ली में भी थोड़ी शुरुआत हुई है। ऐसे बहुत से शहरों में जरूरत है इस चीज की। और रेडियो उड़ान भी इसमें बहुत अच्छा लगा कि आज ये चर्चा हो रही है। रेडियो उड़ान स्काइप के थ्रू या जैसे भी बहुत लोगों तक पहुंच रहा है और रेडियो उड़ान हमारे आपस में एक एकता का सूत्र बन सकता है। बिल्कुल, जरूर। डॉक्टर सरीन जी, मैं पूछ रहा था कि हमें राइट बेस्ड प्रेशर ग्रुप की जरूरत है या फिर नीड बेस्ड, इन दोनों को डिफाइन भी करें। राइट और नीड में एक्चुअली फर्क है क्या? और मैं दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक हमारे पास डेटा ही मौजूद नहीं है कि हमारे विजुअल टैलेंट है कितने लोग। कोई कहता है कि 8 करोड़ है, कोई कहता है 1.5 करोड़ है, कोई कहता है 2 करोड़ है। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम इंटरनेट पे एक ऐसी साइट बनाएं जिसमें सभी को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाए और जिस जिस शहर से हमारे लिंक हैं तो सभी को वहां पर एनरोल कराएं, क्योंकि एक डेटा हो उसके तहत हम आगे चल सकें। सर, आइडियाज तो बहुत बढ़िया है। आपने जब नीड बेस्ड, राइट बेस्ड ये बात की तो दो टर्म्स मेरे सामने अचानक घूमती हैं जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। एक कहलाती है इंटरेस्ट ग्रुप, दूसरी कहलाती है प्रेशर ग्रुप। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शायद व्यक्तिगत तौर पे मैंने एक जगह और भी कहा था, मेरे लिए सबसे बुरा दिन वो होता है जिस दिन कोई संगठन सरकार से कोई समझौता करता है। तो जब वो समझौता करता है उससे वो नीड बेस्ड समझौता कर रहा होता है, राइट बेस्ड समझौता नहीं करता। वो कहता आज के 15 लोग लग जाएं, कल का कल देख लो। मुझे ये अप्रोच बहुत ही वाहियात लगती है। वो टिपिकल ट्रेड यूनियनिस्टिक अप्रोच है। मैं ये मानता हूं कि हमें कहीं सीरियसली राइट बेस्ड ही नहीं, पॉलिसी बेस्ड स्ट्रगल करना चाहिए। पॉलिसी की बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बार पॉलिसी बनेगी तो आप कहीं भी डिफरेंट जगह पे जाके उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रियल सेंस से प्रेशर ग्रुप का काम करेंगे। जब पॉलिसी ही नहीं बनी, आप प्रेशर कहाँ डालोगे, किस लिए डालोगे, कौन सुनेगा आपको? तो मेरा अपना मानना ये, मैं एक्चुअली लाइव डिस्कशन में हूँ स्काइप पर, मैं आपसे कॉल बैक कर रहा हूँ ऑनलाइन, मैं पैनलिस्ट। मेरा मानना ये है कि हम रियलिटी बेस्ड, वो भी पॉलिसी बेस्ड को लेके कुछ काम करें। और जहां तक का ये मुद्दा है कि हमने संविधान में नहीं उठाया, हमारी गणना नहीं हुई, मैं आपको 2-3 बातों को ध्यान दिला दूं। मैं भी जिस 1981 की मीटिंग की बात कर रहा था, निश्चित तौर पे मैं एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और अगर मैं उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की बात कमरे में, बंद कमरे में उठा सकता हूं, तो एक मौका था कि सामने 5 तरह के सेक्रेटरी बैठे थे, उनको समझाया जाए। और मैं यह क्लियर ये भी कर दूं कि उस समय मेरे पास बाकायदा ब्रेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। उनके आर्टिकल्स के उदाहरण देके मैंने उन्हें बताया भी कहाँ क्या कैसा संभव है, और प्रिंसिपली वो एग्री हो गए। और एग्रीमेंट का नतीजा बात का यह था कि वो कहते ठीक है एक्ट आएगा विदाउट एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए हमने वॉकआउट किया। मेरी दृढ़ मान्यता यह है कि हम शायद इस इतिहास को ना जाएं कि क्यों नहीं उठा, क्या नहीं उठा, क्या नहीं हुआ। हम उन तथ्यों को जरूर जाने कि आफ्टर क्या सारी चीजें, एक लाठीचार्ज हुआ 80 में, उसके बाद ऐसी इंदिरा गांधी में मिल गई होगी। मैं यहाँ ऑन द रिकॉर्ड माने, ऑफ द रिकॉर्ड माने, उस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। उन दिनों भी इंदिरा गांधी से मिलने के लिए हमें अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्रजीत गुप्ता दोनों का यूज करना पड़ा। अब बाकायदा न्यूज़पेपर में न्यूज आई, ब्लाइंड मूवमेंट इज रिलेटेड टू सीपीआई एंड जनता दल, राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। मैं इस न्यूज को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूं कि हमारी इश्यूज सामने है, राइट और लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसा कर सकने का दम रखते हो तो हमें सोचना चाहिए। और जनगणना का साफ कर दूं,
कि जब तक जनगणना करने वाले को पता नहीं है कि मेडिकली ब्लाइंड होता क्या है, वो ब्लाइंड की जनगणना नहीं करेगा। हम 1974 से बाकायदा एक एक एमपी के पास जाके हर साल 750 एमपी से मिलते थे और ये मांग करते थे कि प्रॉपर जनगणना हो, लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो। वो इतिहास के कहीं कब्रिस्तान में चली गई हैं, उनकी चर्चा कोई करता नहीं। तो डॉक्टर गिरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम सपोज करते हैं कि प्रेशर ग्रुप बन जाता है, तो ये किस तरह का होगा? इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप होगा, लॉबिंग प्रेशर ग्रुप होगा, जब प्रोटेस्ट प्रेशर ग्रुप होगा? किस तरीके का ज्यादा बेनिफिट है हमारे लिए? और एक बात और पूछना चाहूंगा मैं कि मैं एक दिन रोमटास की इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनमें वो बोल रहे थे कि अभी आम आदमी पार्टी आई है, तो उन्होंने खुद अप्लाई किया, तो लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है इतना हमें छूत का मरीज क्यों समझती है कोई? अच्छा, आपके प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पहले प्रश्न पे आता हूँ। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इंटरेस्ट और लॉबिंग ये हैंड इन ग्लव जाएगा और इसी ग्रुप को परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट, हमें अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने हैं तो हमें अपनी लॉबी तैयार करनी होगी। अपनी लॉबी होगी तो हम अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करेंगे। तो ये एक समन्वय है हम लोगों के लिए। अब ठीक है, सलीम साहब मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े हैं और उनका तजुर्बा मेरे से ज्यादा होगा, परंतु मैं एक बात डिसाइड करना चाहूंगा, जो इतिहास में हुआ उस समय शायद इतनी अवेयरनेस थी। ठीक है, किसी ने ठीक कहा कि और मैं भी करता हूँ कि आज की डेट में भारत और इंडिया को अगर हम सेपरेट करें तो भारत में अवेयरनेस नहीं है। वहाँ बेसिक जो है, जो बेसिक कम्युनिटीज है, बेसिक नीड की लड़ाई है, रोटी कपड़े मकान की लड़ाई है। लेकिन अगर हम इंडिया को देखें, थोड़ा सा करें, इंडिया का लीड ले और इंडिया भारत को अपने साथ जोड़े। देखिए, मैं दो टर्म्स यूज कर रहा हूँ, भारत और इंडिया। भारत इस कंट्री का बेस है, मानता हूँ, लेकिन इंडिया में जो डिसेबल्स हैं वो मोर इक्विप्ड हैं देन डिसेबल्स इन भारत। तो हमें जो इंडिया में डिसेबल्स हैं उनको इसमें लीड लेना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है कि प्रेशर ग्रुप की, और अभी आपने एक और बात कही, मैं आपके दूसरे प्रश्न में आने से पहले वो बात कहना चाहूंगा कि ये ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की है कि उनको एक स्पेशल सेल बनाना चाहिए। सेल होते है उसको, और सेल को स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर देकर मॉनिटर करना चाहिए कि डिसेबल की कितनी जनगणना है, क्या है। एक रिकॉर्ड जो है, एक डेटाबेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए। और एक और चीज, और एक कितनी हमारी, और एक गवर्नमेंट साथ के बात कहूंगा कि जितनी हमारी एनजीओज है, जो डिसेबल बेस्ड एनजीओज है, उनको एक कंसिडरेशन, एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए। बात आई आम आदमी पार्टी की, वो कितनी आम है वो आप टीवी में देख ही रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो उसका टिकट ना ही लिया जाए तो अच्छा रहेगा, जहां तक उनका सामने कह रहे थे। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, हम प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल, ये बताइए कि हम लोग कितना डिसीजन मेकिंग सिस्टम के अंदर हम अपने आप को जोड़ पाए हैं। देखिए, एनजीओ के माध्यम से वॉइस करना या प्रोटेस्ट के माध्यम से वॉइस करना वो इतना कारगर नहीं होगा जितना कि हम एक सिस्टम के साथ, जो सिस्टम इस कंट्री को डिसीजन मेकिंग सिस्टम प्रोसेस है, मेरा मतलब पॉलिटी ऑफ दिस नेशन के साथ। आप लोग बेटर, आप ज्यादा मुझसे लर्नेड लोग यहाँ पे हैं, वो समझेंगे किसी को कि जो पॉलिटी ऑफ दिस नेशन है, जब तक पॉलिटी ऑफ दिस नेशन जो है, जो नर्व्स है देश की, जो इस देश की डिसीजन दिशा और दशा को निर्धारित करती है, उससे वो जब तक टेबल को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल नहीं करेगा, एक आम जितनी पार्टी, देखिए हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं लेजिस्लेटिव बॉडीज में और क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज में, जब विमेन को रिजर्वेशन मिल सकता है, जब अन्य पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन मिल सकता है, तो डिसेबल्स को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकता? आप जो हाउस में सबने दे रहे, इसमें डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं देंगे रिजर्वेशन? क्या उसमें दिक्कत क्या है? अब आप कहेंगे कि उस लेवल पे लोग नहीं है, आप ढूंढे तो मिलेंगे। मेरा ये एक को मानना है कि प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए, वो प्रेशर ग्रुप उस जगह पे आयन करना चाहिए, उस नर्व्स पे आयन करना चाहिए कि पहले हमें उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। जब हम हमारी आवाज ही कोई नहीं सुनेगा तो हम कुछ भी बोलते रहे, उसका रेलेवेंस क्या है? हमें अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए उस प्रोसेस के साथ, उस मुख्य धारा के साथ अपनी आवाज को पावरफुल वे में पहुंचाना पड़ेगा, जहां डिसीजन मेकिंग होता है इस देश में। और वो डिसीजन मेकिंग तभी हो सकता है कि हम अपने आप को उस मुख्य धारा से जोड़ें, उस राजनीतिक, देखिए इसमें हो सकता है कि सरीन साहब कुछ वामपंथी हो या कोई या कोई और व्यक्ति दक्षिणपंथी हो, परंतु एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर डिसेबल्ड।
वो हमें सबको जोड़ेगी। पॉलिटिकल विचारधारा को कीपिंग असाइड, जैसे विमेन चाहे वो राइटिस लॉबी में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में, अल्टीमेटली दे आर विमेन, या ऐसी किसी भी लॉबी में हो, वो अल्टीमेटली दे बिलोंग टू पर्टिकुलर स्टेटा। ऐसे डिसेबल किसी भी विचारधारा से हो, परंतु उनका एक जो कॉर्नर वो डिसेबल्स के लिए पहले हो। तो जब तक एक डिसेबल एक यूनिफाइड अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे और इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हम नहीं एंटर करेंगे, तब तक हमारी वॉइस हर्ड नहीं होगी। इट इज गुड टू डिबेट एंड डिस्कस, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, परंतु हमें एक पॉलिटिकल फोरम देखना पड़ेगा इस देश के साथ, इस देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, तभी हम अपनी आवाज को सुना पाएंगे। वरना देखिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आपका ये रेडियो उड़ान इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ऐसी एक्सेस इंडिया है, अन्य ग्रुप्स हैं, अन्य एनजीओ हैं, प्रीति एनजीओ चला रही हैं, डॉक्टर सरीन एक रिनाउंड व्यक्ति हैं, और लोग भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग एक स्कैटर्ड हो रखे हैं। हमें यूनिफाइड वे में अपनी वॉइस को, एक प्रेशर ग्रुप को डिसीजन मेकिंग के साथ लिंक करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ क्लास का भला कर सकते हैं। हम जब तक हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ नहीं जोड़ पाएंगे स्वयं को, तब तक हमारा हर प्रकार, देखिए अभी ये बिल आया, इस बिल के बारे में मैं थोड़ा समय और ले रहा हूँ आपका। जो बिल आया, इस बिल वो अलग बात होगी कि ऑर्डिनेंस नहीं आ पाया, वरना तो ऑर्डिनेंस तैयार था, इतनी लाठी खाई, इतना सब कुछ हुआ, अल्टीमेटली तो वो एक पॉलिटिकल कारण से, क्योंकि अन्य ऑर्डिनेंस नहीं आ पाए तो ये ऑर्डिनेंस भी रुक गया। वरना अगर अन्य ऑर्डिनेंस आते करप्शन वाले तो ये ऑर्डिनेंस भी साथ आ जाता और जो हम चाह रहे थे हमारा पर्पस डिफीट हो जाता। लेकिन वो ये नहीं कि हमारी वॉइस की वजह से रुका, ये जनरल ऑर्डिनेंस रुके तो ये ऑर्डिनेंस भी रुक गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर इतने स्ट्रांग होते, इतनी खबरें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या कोई लीडर ने कोई इस पर स्टेटमेंट दिया, नहीं दिया। किसी भी न्यूज चैनल ने ये जो स्ट्रगल चल रहा था बिल का, इस पर किसी ने कोई फुटेज दिखाई, नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ नहीं है। अल्टीमेटली वही आता है सम 0% पे कि हम वोट बैंक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा एक लाइन एजेंडा होना चाहिए, वोट बैंक के साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहिए। दानिश जी, तो यहाँ पर दोस्तों आप सुन रहे हो बदलता दौर, और टॉपिक है प्रेशर ग्रुप हमारे पैनलिस्ट के साथ। तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हमारे पैनलिस्ट से। हमारी स्काइप आईडी है RADIOUDAAN। लास्ट के 10 मिनट्स में हमारे पास जितने भी सवाल आएंगे, मैं प्रोग्राम के शुरू में बोलना भूल गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मीनवाइल एक सवाल है दोस्तों का जो मेरे पास पहुंचा है, तो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। प्रीति मोंगा जी, आपके लिए एक सवाल, आपके लिए और डॉक्टर वेद प्रकाश जी के लिए एक सवाल है कि हमने सारी चर्चा की है, लेकिन हमें किन चीजों की जरूरत है? प्रेशर ग्रुप आखिर चाहिए क्यों? हम आगे क्या है? हाँ ठीक है, पहले प्रीति जी जवाब दे ले, हाँ फिर मैं। जी सॉरी, हमारी जो देखिए, हमें प्रेशर ग्रुप की क्यों जरूरत है और हमारी मांगे क्या है? देखिए, हमारी मांगे वो सब तो हैं ही जो आम लोगों की, जो नॉन डिसेबल की मांगे हैं, हमें वो चीज चाहिए, वो भी हमारे लिए होना चाहिए। पहली बात तो हमें वो ही नहीं मिलता, और हम जितने भी डिसेबल्ड, तरह तरह के डिसेबिलिटीज के साथ हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग लगभग 1000 गुना मेहनत करने के बाद जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं, उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होने योग्य बनते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हम लोग टकराते ठुकराते यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ऑब्वियस है, इस बात से ऑब्वियस है कि इस चीज को, ये हमारी मांग उनकी मांगों के साथ हमारी ये कुछ स्पेशल नीड्स जो हैं, इनके ऊपर ध्यान उनका आकर्षित होना चाहिए, ये हमें मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी, आप सबसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो भी हम लोग यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में कि हमको डिसीजन मेकिंग में या हम लोग मुख्य धारा में, हमें क्यों कोई चाहेगा, कोई हमें निमंत्रण नहीं देगा कि आइए मुख्य धारा में मिलिए। तो इस चीज को हमें ही आगे बढ़ना है, हमें अपनी वैल्यू, अपनी कैपेबिलिटी हमें डिस्प्ले करनी है। आजकल मार्केटिंग का जमाना है, हम अपने आप को मार्केट नहीं करते हैं, हम अपनी डिसेबिलिटी को मार्केट करते हैं, हमको अपनी कैपेबिलिटी को मार्केट करना है। क्योंकि एक एक व्यक्ति जिनको भी मैं मिली हूं, ठीक है, वो सब लोग इतने कैपेबल हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, फिर भी अपने आप को कम समझते हैं अपने ही अंदर। तो हमें पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है, हमें अपनी कैपेबिलिटी को
मार्केट करना है, ताकि पब्लिक को और पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी ताकत और हमारी जो कीमत है, हमारी जो वैल्यू है, उसकी जरूरत महसूस हो, तो वो खुद ब खुद हमारे पीछे हमें लेने जरूर, हमें वहां पे हमारी जगह जरूर बनेगी। जी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से भी क्वेश्चन था ये, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ here our technical expert and media spokesman Bala has given the update. In spite of India-Pakistan match, listeners are glued to their playlist and they are giving their feedback. They are very happy the way our panelists are teaching them and expressing their views. जी, वेद प्रकाश सर, carry on please. थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज को आगे लाना चाहिए डिसेबिलिटी की बजाय। लेकिन मैं ये बता दूं, दो तीन बातें होती हैं। एक तो जो नीड बेस्ड डिमांड्स हैं हमारी, उसके लिए हम प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं। दूसरा, ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि कोई आदमी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में खुद ही किसी ग्रुप को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट नहीं करता। हमें खुद अपनी जगह बनानी पड़ती है। यहाँ पे भी पॉलिटिक्स में हमें कोई इनवाइट नहीं करेगा कि आप आओ और यहाँ जी हमारे यहाँ से एमपी के लिए खड़े हो जाओ। हमें प्रूव करना होगा कि हम उनके लिए सीट जीत सकते हैं। इसी के लिए हमें प्रेशर ग्रुप चाहिए। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों के लिए हमें प्रेशर ग्रुप चाहिए। अगर किसी को मालूम हो जाए कि किसी XYZ आदमी के लिए 10 लाख वोट उसके पीछे खड़े हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हैं या नॉन डिसेबल्ड हैं, और उसका इतना सपोर्ट बेस है, तो उसको क्यों नहीं बुलाएंगे? उसको बुला के बोलेंगे आप हमारे यहाँ से आप खड़े हो जाइए, आप जीत सकते हैं। विनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको मान के लोग चूज करते हैं अपने कैंडिडेट्स। तो एक तो प्रेशर ग्रुप हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो हमारे नेता, उनकी कुछ साख बने, उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी बने और सरकार उनकी बातें मानने के लिए बाध्य हो सके। और दूसरा, जो यूनिवर्सल लॉज बनते हैं, वो लॉज इस तरह से बनते हैं जिससे कि हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। जैसे बुकिंग फैसिलिटी रेलवेज की मिली, सबको मिल गई, मोबाइल तक पे कोई आदमी टिकट बुक करा सकता है, लेकिन हम नहीं करा सकते कंसेशनल टिकट्स। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें प्रेशर ग्रुप चाहिए। ऐसे लॉज जो बनते हैं सबके फायदे के लिए। एटीएम बने, सबको फायदा हुआ। अभी टॉकिंग एटीएम्स धीरे धीरे कुछ लोग अपना रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब एटीएम बने तब हमारा फायदा किसी ने नहीं सोचा। ऐसी चीजों के लिए हमें प्रेशर ग्रुप चाहिए कि जब कोई लॉ बनता है तो उसे इस एंगल से भी देखा जाए कि डिसेबल्ड के लिए इस लॉ में क्या बाधाएं आएंगी और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब प्रेशर ग्रुप बन जाएगा, अलग अलग शहरों में कुछ छोटी छोटी ऐसी गोष्ठियां होंगी, जगह जगह ऐसी चर्चाएं होंगी, तब लोगों के मन में ये बात समझ में आएगी और लोग अपनी बात अपने नेताओं तक, सिविक बॉडीज तक पहुंचा पाएंगे। जी सर। Now it's the time to move to the closing comments. Before that, I request Bala Nagendran, our media spokesperson, if you have any questions of the listeners, please tell us, so we could move to the closing comments. Bala, if you are with us. I think some problem. Let's move to the closing comment. जी डॉक्टर सरीन जी, क्लोजिंग कंक्लूजन निकालें और कौन कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे ये स्टेप लेने हैं और पूरी इस डिस्कशन का कंक्लूजन निकालें। देखिए, बड़ा मुश्किल सा काम है। अब मेरी आदत गागर में सागर भरने वाली है भी नहीं। प्रयास करता हूँ। मैंने अपनी थीसिस जब लिखी थी तो भी टॉपिक जानबूझकर चुना था जो मेरे इंटरेस्ट का हो। उस थीसिस में भी जो मेरी समझ बनी, एक इंडिया और साउथ अफ्रीका को कंपेयर करते हुए पॉलिसीज फॉर द ब्लाइंड को लेकर, वो एक ही समझ बनी कि हमें कोई मानव संसाधन समझे, मनुष्य माने। जिस दिन मनुष्य मान लेगा, शराफत से नहीं मानेगा, जबरदस्ती भी मनाना होगा। ठीक है, जबरदस्ती वाला खत्म हो गया। मैं बिल्कुल, मेरा सीधा सा प्रश्न उसी साथ ही समाप्त करूंगा कि ऐसा क्यों है कि 1973 से 1989 तक हम वोकल थे, अचानक हमारे गले को क्या हो गया, कहाँ गए हम? जी डॉक्टर गिरीश जी, आप दानिश जी, मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि इस कंट्री में जितने डिसेबल बेस्ड एनजीओ हैं जो डिसेबल से वर्क करें, उनको एक यूनिफाइड अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा और
उनको एक यूनिफाइड होकर एक प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा और उस प्रेशर ग्रुप में हमें भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को चुनते हुए, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमें अपनी वॉइस वोकल करनी पड़ेगी कि हमारे जो राइट्स और उसको जो प्रोटेक्ट करेगा हम वहीं उसी धारा में जो है अपना मत उपयोग करेंगे। तभी हमें जो डिसीजन मेकिंग, जो अभी प्रीति कह रही थी कि हमें कोई इनवाइट नहीं करेगा, तो ठीक है हम अपनी जगह तभी बनाएंगे, हम बनेगी अगर हम उस मुख्य धारा में अपनी स्पेस कभी रख सकते हैं कि हमें लोग जो हैं उस प्रेशर ग्रुप के नाते जो है हमें लोग बुलाएंगे, तभी कि हम अपने जो है मत उपयोग जो तभी करेंगे। सब इलेक्शन हो रहे हैं, हम कहेंगे हमारी इस पर्टिकुलर डिमांड्स को जो कैटर करेगा, हमारी जो यूनिफाइड ग्रुप्स हैं उसी डायरेक्शन में वोट करेंगे। तो नेचुरली जब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ डिसेबल्स वोट करने के लिए तैयार होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें, तो नेचुरली फर्क पड़ेगा। जहां तक डॉक्टर घनश्याम ने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया, शायद मैं इसका आंसर खुद सोच रहा हूँ। मैं तो उस समय छोटा था जिस समय ये लगे हुए थे, लेकिन अब हम भी इसमें वोकल हुए हैं। लेकिन बहुत सही है कि 89 के बाद अब तक ये वोकल क्यों नहीं हुए हैं। शायद जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो डिसेबल्स जो है डिमिनिश हो गए। 91 में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और उसके बाद डिसेबल्स जो है डिमिनिश हो गए। क्यों हो गए, इसका उत्तर सही में हमें ढूंढना होगा। और इसका उत्तर इसलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से तो इंटरनेशनली हमें जुड़ना चाहिए था, तो हम नेशनली नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं है। इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन येट आंसरलेस। थैंक यू। हमारे कुछ लोगों को बोलने से इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन एक शुरुआत हम ये कर सकते हैं। लेट अस टेक अ प्लेस टुडे कि हम अपने लेवल पर अपनी वॉइसेस को वोकल करेंगे और एक कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड लेट्स सी एंड विल गेट द रिजल्ट। आई एम होपफुल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। जी हाँ, हम change.org पे भी पटिशन डाल के सभी का साथ ले सकते हैं, ये कदम हम उठा सकते हैं। जी विधि मोंगा जी, आपके क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। देखिए फिर ये भी गागर में सागर वाली बात है, लेकिन मैं चाहूंगी, मेरा सिर्फ एक ही अपील है अपने आप से भी और सबसे, कि हम लोग मैं और मेरा और मैंने किया भूल के एक कमिटमेंट से सच में यूनाइटेड हो जाएं और अपने साथ जितना नॉन डिसेबल ग्रुप भी इंक्लूड हो सकता है उनको इकट्ठा करें और अपनी आवाज को वहां पहुंचाएं जहां इसको जाना है। हम अपनी जगह खुद बनाएंगे। जी डॉक्टर वेद प्रकाश जी। जी हाँ, बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला। मैं कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो हमें अपनी प्रेजेंस फील करने के लिए जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल्स में कमेंट वाला ऑप्शन होता है, सब में जाके अपने पसंद की बात, अपनी जो जरूरतें हैं उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। सब राजनीतिक नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स पे जाके अपनी पसंद के कमेंट्स करने चाहिए। हर पार्टी से जिस चैनल से हम कम्युनिकेट कर सकें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने लेवल पे जहां पे भी हम हैं उस लेवल पे जो लोकल लीडर एक्टिव है डिसीजन मेकिंग में इस वक्त है, जैसे दिल्ली के केस में जो एमसीडी का आपका आदमी है, जिस भी इलाके में आप रहते हैं, उससे जाकर मिलना चाहिए और अपने से संबंधित जो हमारी स्पेसिफिक मांगे हैं उनकी चर्चा करनी चाहिए। ये 4 चीजें भी अगर हम अभी से करना शुरू कर दें तो एक प्रेशर ग्रुप अपने आप ही धीरे धीरे बनता जाएगा। जी डॉक्टर वेद प्रकाश जी, थैंक यू। तो आज की डिबेट यहीं पर, आज की डिस्कशन यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन मैं श्योर करता हूं दोस्तों, अगर आपकी आवाज कोई नहीं सुनता, रेडियो उड़ान पर हम आपको श्योर करते हैं हमारे पैनलिस्ट आपके साथ हैं और आपकी जो समस्या है उसको हम यहाँ बिल्कुल चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई टॉपिक है उस पर बात होनी चाहिए, या आपको लगता है कि आप एज ए पैनलिस्ट हमें कुछ सुजेस्ट कर सकते हैं, तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। For that, you have to fill up the form on our website www.radioudan.com/participation, so we could get to know। तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे यही अपील करूंगा, आप रेडियो उड़ान को सुने, सभी जो आपको सजेशंस है हमें दे ताकि हम इम्प्रूव करें। ये हमने सभी की आवाज को उठाने के लिए, ऊपर लाने के लिए प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। आई होप यू पीपल विल बी यूनाइटेड विद अस एंड यू विल कोऑपरेट विद अस। एज फॉर नाउ, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पैनलिस्ट टुडे हु हैव जॉइन्ड मी। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।